हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम ऐसे वर्ड्स को जानेंगे जो हमें बार बार काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके सामने टाइटल भी लगा हुआ है कि जानिए कानून के एक जैसे शब्द और उनके अलग अलग अर्थ। हमें कई बार भ्रम होता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो डेली वर्क कर रहे हैं बट उन्हें उसका एक्चुअल मीनिंग सही में नहीं पता है। वो बार बार उसका वर्क कर रहे हैं, डेली यूज़ में आ रहा है, परंतु उसका शाब्दिक अर्थ उन्हें नहीं पता। तो इसमें हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये वीडियो लाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आप ऐसे वर्ड को जो आप दैनिक दिनचर्या में लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और उसे दिनों दिन देखते हैं, यूज़ करते हैं, और परंतु उसका एक सटीक अर्थ अगर आपको पता रहे तो आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अब मैं इसको बिल्कुल आपको बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए, जैसा कि भारतीय विधि व्यवस्था में आम लोगों के सामने ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, एक जैसे ऐसा लगता है कि वो शब्द सेम है, परंतु उनके अर्थ जब निकाला जाए तो वो बहुत अलग होते हैं। और विधि का ज्ञान इसी चीज़ को एक बड़ी दृष्टि देता है कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया से दूर रहने वाले लोग या फिर ऐसे लोग जो न्यायालय इत्यादि में कोई काम नहीं करा रहा है, वो इन शब्दों से भ्रमित हो जाता है। जब कोई कानूनी काम कर रहे हैं तो वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उनकी रहती है, बट जो शाब्दिक अर्थ समझने वाले लोग होते हैं वो लोग भ्रमित हो जाते हैं उनसे, इन वर्डों को सुनने के उपरांत। बहुत से लोग सारा जीवन उन शब्दों को पढ़ते हैं, देखते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बाद भी उन शब्दों के संबंध में उचित जानकारी नहीं रख पाते। ये शब्द भ्रमित करने वाले होते हैं। आप जानकारी के अभाव में ये भी तय नहीं कर पाते कि कौन सा शब्द कहाँ पर लगने वाला है। दो शब्दों के बीच में भ्रम जैसा तत्व जन्म ले लेता है। फिर कभी कभी बात भी शब्दों के बीच में ही रह जाती है। आपके जीवन में ये सब घटनाएं होती होंगी, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। सही अर्थ वाली बात हो, अगर कोई सही अर्थ वाली बात हमें करना है और हम वहाँ पर उसके स्थान पर कोई गलत वर्ड यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि लॉ एक डीप थिंकिंग वाली चीज़ है ना। लॉ इज़ अ ब्रॉड नॉलेज। ठीक है, तो विधि के ज्ञान में विधि के शब्दों की उचित जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, शब्दों का ठीक ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आम व्यक्तियों से लेकर विधि की व्यवसायी को शब्दों का ठीक अर्थ व टर्मिनोलॉजी जो रहती है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी के आगे हम चर्चा करते हैं सबसे पहले वर्ड अधिनियम के बारे में और विल के बारे में, कि क्या होता है विल और क्या होता है अधिनियम। अधिनियम को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में एक्ट बोला जाता है, और विल तो विल ही होता है। जैसे कि कोई बिल क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, उसको समझने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, अब क्या हो रहा है आधुनिक समय में, राज्य द्वारा अपने राज्य के अंदर या राज्य के संचालन में और राज्य के नागरिक या गैर नागरिकों के लिए जो आदेश निकाले जाते हैं वो क्या होती है, विधि होती है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल आप 13 को पढ़िएगा, जो 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार दिया हुआ है, तो उसमें आर्टिकल 13 में विधि शब्द की व्याख्या की गई है। तो उस विधि शब्द के अंतर्गत विधि में क्या क्या चीज़ आती है, उसके अंतर्गत आते हैं अध्यादेश, आदेश आते हैं, उपविधि आती है, नियम आते हैं, विनियमन आते हैं, अधिसूचना आती है, रूढ़ी आती है और प्रथा एवं इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहीं पे आप एक वर्ड देखिएगा, एक आदेश है। क्या है आदेश? जो भी राज्य आदेश देता है वो विधि होता है। ठीक है, तो ये जो आदेश वर्ड आया है, जो ऑर्डर आया है, ये भी क्या है, एक विधि है। ठीक है, अब विधि तो समझ लिया अपन ने विधि क्या होती है, बट ये विधि आई कैसे? तो विधि के लिए क्या है कि देखिए, अधिनियम इस विधि का एक पार्ट होता है। विधि का एक पार्ट क्या होता है, अधिनियम होता है। जैसे कि हम अब आपके नज़रिए में आपको जितने भी एक्ट आप अपने देखते हैं सामने वो सब आ जानी चाहिए। देखिएगा, अधिनियम एक संहिताबद्ध विधि है। क्या है अधिनियम? एक्ट जो होता है एक संहिताबद्ध विधि होती है, जिसमें कि किसी विशेष विषय पर, जैसे कि आईपीसी पर अपराध के बारे में बताया गया है। ठीक है, वैसे ही साक्ष्य अधिनियम पर साक्ष्यों को कैसे लेना है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वैसे ही विषय पर राज्य का व्यवस्थित विधान होता है। अधिनियम संसद की बनाई सबसे शक्तिशाली क्या होती है, विधि होती है। अधिनियम जब आप एक्ट पढ़ते हो तो आपको एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सेक्शंस मिलते हैं, धाराएं मिलती हैं, उपधाराएं मिलती हैं, उसके हिसाब से उसको बांट कर पढ़ा जाता है।
ठीक है, वैसे ही अधिनियम में धाराएं और उपधारा आवश्यक रूप से होती हैं। ठीक है, अब ये अधिनियम बना तो बना कैसे? अधिनियम कैसे बना? सबसे पहले अधिनियम बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो एक बिल का होना ज़रूरी है, और जब वो बिल पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। उसको हम अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, बिल क्या होता है? तो बिल संसदीय विधि का एक शैशव काल है। कोई अधिनियम बिल होने के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है। एक तरह से बिल जब बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है तो वह अधिनियम हो जाता है। बगैर यथेष्ट बहुमत प्राप्त किए कोई भी बिल अधिनियम का स्पष्ट रूप नहीं धारण करता। यदि बिल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो यह कहा जाता है कि वो अधिनियम अपने शैशव काम से ही मर गया। जब वो उसका शैशव काम चल रहा था वो तभी खत्म हो गया। बिल यथेष्ट सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की मोहर लगने के बाद एक्ट हो जाता है। बिल पर जैसे ही राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा देते हैं, अधिनियम होकर राज्य में विधि बनकर वह लागू हो जाता है। बिल को विधि नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिल आदेशात्मक रूप से राज्य को लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई पूछे कि बिल क्या होता है, तो बिल विधि नहीं हो सकता। बिल क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका पूर्ण बहुमत से ये लागू नहीं हुई है बिल। ठीक है, अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो उसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सिग्नेचर के साथ पास होना पड़ेगा, तब जाके वो अधिनियम बनता है और वह एक विधि का रूप धारण करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि है ना, तो आदेशात्मक रूप राज्य में लागू नहीं होता है, वह संसद में ही रहता है। बिल का विकसित रूप अधिनियम होता है। सिंपल सी बात है कि बिल का विकसित रूप, अगर एक लाइन में बोला जाए तो बिल का विकसित रूप क्या है? एक्ट होता है, अधिनियम होता है। अब जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ, तो ये यहाँ पर जो CAA आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ पर भी जो बिल सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ और उसके बाद वो एक्ट के रूप में पास हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि एक बिल क्या होता है और एक अधिनियम क्या होता है। अब बहुत ही छोटी सी चीज़, अब जो विधियाँ बनती है उसके अंतर्गत कई आपने पढ़े होंगे, किसी में अनुच्छेद रहता है, किसी में धाराएं रहती हैं। तो अनुच्छेद काय में रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, और धाराएं पूरे अधिनियमों में, जितने भी एक्ट रहते हैं उनमें। तो हालांकि जानकार लोग अनुच्छेद और धारा का अंतर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आम लोगों के लिए धारा और अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा भ्रमित करने वाले शब्द हैं। मतलब एक जो साधारण व्यक्ति अगर हो, जिसको कि बहुत कम नॉलेज है, वो समझेगा कि एक ही शब्द होते हैं, सब आम चीज़ है। यह शब्द तो आम लोगों के साथ बहुत ही नेतागणों को भी भ्रमित कर देते हैं। अब जैसे इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि धारा किसे कहा जाता है और अनुच्छेद किसको कहा जाता है। जैसे कि आपने कश्मीर के संबंध में सुना है कि आर्टिकल 370, ये कौन लोग बोलेंगे? ये प्रोफेशनल, जिसको कि लॉ का ज्ञान है, जिनको विधियों का ज्ञान है, वो बोलेंगे। परंतु आप न्यूज़ एंकरों को देखेंगे, उनके मुंह में क्या आता है डायरेक्ट कि धारा 370। परंतु वहाँ पर बात धारा की नहीं होती, वहाँ पर आर्टिकल 370 के बारे में बात होती है ना, जिसके बारे में वही व्यक्ति बात कर पाएगा जिन्हें कि थोड़ा सा नॉलेज है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 370 जो है उसकी बात होती है वहाँ पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब धारा क्या होती है भैया? तो धारा जो होती है ना, संसद के द्वारा जो साधारण अधिनियम बनाए जाते हैं ना, देखो जो अधिनियम बनाए जाते हैं, एक्ट पास किए जाते हैं, उन विषयों को बांटने के लिए किसका उपयोग होता है? धाराओं का उपयोग होता है। धारा के साथ उपधारा भी रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है उपधारा? इसलिए रखा जाता है कि क्या होता है कि कोई उपधारा है तो उसमें कोई सब हेड बनाने हैं, तो उनके लिए उपधारा का प्रयोग होता है। धारा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेक्शंस कहा जाता है। धारा अधिनियम का महत्वपूर्ण भाग होती है। किसी भी अधिनियम में मुख्यतः धारा ही उपयोग में लाई जाती है, परंतु कुछ अधिनियम में आदेश और नियम भी आते हैं। जैसे कि ऑर्डर और रूल्स काय में आते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड एक बहुत ही लार्ज विधि है, तो उसमें क्या है, कुछ आदेश और कुछ नियमों का भी यूज़ किया है। तो पूरे आदेश जो दिए हुए हैं उसमें और जो नियम बताए गए हैं, बाकी वो भी एक एक्ट ही है, उसमें हालांकि धाराएं भी दी हुई हैं, है ना। परंतु यहाँ पर बात क्या की है कि एक अधिनियम जो रहता है उसमें विशेषता आपको क्या देखने को मिलेंगी? धाराएं देखने को मिलेगी। ठीक है, और अनुच्छेद क्या होता है? तो किसी भी संविधान में अनुच्छेद होते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक भारत है, भारत जैसे एक देश है, तो उस देश का क्या होता है? एक संविधान है। हर देश के ऐसे संविधान बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अनुसार वहाँ की जो संसद है वो कार्य करती है। तो वहाँ जो संविधान में जो
रहता है उसके अंदर जो वर्ड यूज़ होता है वहाँ धारा का प्रयोग ना कर कर आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। कोई आधुनिक संविधान बगैर अनुच्छेद के शायद ही पूर्ण होता हो। संविधान को पृथक पृथक भागों में बांटा जाता है तथा यह भाग अनुच्छेद में बटे होते हैं। अनुच्छेद में बिल्कुल अनुच्छेद में बटे होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न भाग के लिए भिन्न भिन्न अनुच्छेद नहीं होते। अनुच्छेद सीधे चलते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 से शुरू हुआ तो अनुच्छेद 400 पर संविधान समाप्त हुआ, इस तरीके से। अब जिला एवं सत्र न्यायालय। भारत की अधिकांश जिलों की कोर्ट में बाहर जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। इस कोर्ट को जिला कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कोर्ट एक नहीं है, इसके अर्थ अलग अलग है, परंतु व्यक्ति एक ही है। सामान्यतः हम इन दोनों कोर्ट को एक ही कोर्ट मानकर चलते हैं। तो देखिएगा, जिला न्यायालय क्या होता है और सत्र न्यायालय क्या होता है। देखिए, जब किसी सिविल मामले को सुना जाता है तो सुनने वाला न्यायालय जिला न्यायालय है। जब कोई सिविल मैटर सुना जाएगा तो वो न्यायालय क्या है, जिला न्यायालय, अर्थात जिले का सबसे बड़ा न्यायालय जो किसी भी सिविल मामले की सुनवाई करेगा। तो जिले का सबसे बड़ा न्यायालय क्या हो गया, जिला न्यायालय, जो कि सिविल मामले को सुने। और सेशन न्यायालय क्या हो गया, या सत्र न्यायालय क्या हो गया, जब कोई आपराधिक मामले की सुनवाई हो तो न्यायालय को सत्र न्यायालय कहा जाएगा। अर्थात जिले का सबसे बड़ा आपराधिक मामले को सुनने वाला न्यायालय क्या हो गया, सत्र न्यायालय हो गया। यदि जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि किसी आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजन चलेगा तो उसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी, क्योंकि मृत्युदंड और आजीवन कारावास देने की अधिकारिता केवल किसको है, सेशन न्यायालय को है। इसलिए अब देखते हैं सिविल जज और मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होता है। सिविल जज और मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति होते हैं। यह मामलों के नेचर से पता कर सकते हैं अपन, कैसे कि मामला सिविल है कि आपराधिक है। जब किसी सिविल मामले को किसी न्यायाधीश के द्वारा सुना जाता है तो वो सिविल जज कहा जाता है। और जो सिविल जज होते हैं ना, इनके 2 क्लास होते हैं, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। मामलों को सुनने की अधिकारिता और कोई आदेश सुनाने के अधिकार के आधार पर क्लास तय होते हैं और किए जाते हैं। किसी भी जिला न्यायाधीश के नीचे, जिला न्यायाधीश जो रहता है उसके नीचे सिविल मामलों को सुनने वाला जो न्यायाधीश रहता है वो सिविल जज होता है। मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं तो भैया, तो जब यही जो न्यायाधीश रहते हैं ना, किसी आपराधिक मामले को सुनने लगे तो वो मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट और सिविल जज का निर्धारण मामले की प्रकृति जो रहती है उससे निर्धारित होता है, ठीक है। और अब अगर आप पूछें कि सिविल जज जो रहता है उसकी अधिकारिता जो है क्या है, तो वो आपको अलग पढ़ने को मिल जाएगी। और जो न्यायाधीश जो रहते हैं, जो आपराधिक मामलों को सुनने वाले रहते हैं, तो वो आपको सीआरपीसी में अलग मिल जाएगी कि उनकी अधिकारिता, उनकी किस तरीके से उसके निर्धारण होते हैं कि वो किस प्रकार के मामलों को सुनेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह कार्यपालिका का एक अंग है, पर इसे सेमी जुडिशियल पोस्ट भी मानी गई है, क्योंकि यह कुछ न्यायिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी रखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रही होगी इसकी बारीकी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जमानती और दोषमुक्त क्या होता है, इसमें हम सिर्फ 5 वर्ड्स को देखेंगे और आगे के वर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, जमानती और दोषमुक्त क्या होता है। जमानती और दोषमुक्त से क्या आशय है, जमानती और दोषमुक्त क्या होता है कि बहुत से मामलों में जमानती आरोपी को दोषमुक्त समझ लिया जाता है। जमानती और दोषमुक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है, और अंतर बहुत ही बड़ा होता है कि भारत में जो आपराधिक व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत उदारतापूर्ण है। उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनको जमानत पर छोड़ दिए जाने के नियम है, जिसको कि जमानती और गैर जमानती अपराधों के वर्गीकरण करके बांटा गया है। जमानती का क्या अर्थ होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिस पर कि कोई अभियोजन चल रहा है और न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को जमानत या मुचलके पर छोड़ दिया गया है और उसके दोष सिद्ध होने पर उसको फांसी की हिरासत में ले ले। और दोष मुक्ति का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे थे तो उसका जब विचारण हुआ तो वो पूर्ण तरह के तरीके से दोष मुक्त कर दिया गया और आरोपी अब दोष मुक्त हो गया है, और जितने भी उसके ऊपर आरोप लगे थे और उसमें से कोई भी सिद्ध नहीं हो पाए, इसलिए वो क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया। तो अंतर बहुत बड़ा है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर अपने 5 वर्ड्स आज देखे, नेक्स्ट वीडियो में 5 वर्ड्स देखेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।